जब मेरे वालिद साहब की फूफी ज़ात कन्वल 6 बरस की थी, वो अपने वालिदैन से बिछड़ गईं। वो मशरक़ी पंजाब के किसी गांव में रहते थे। बलवा में उनके वालिदैन को मारा गया तो ये मंजर फप्पो कन्वल ने अपनी आंखों से देखा। उनका ज़हन मासूम था। सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था, मगर कोई क्या कर सकता था कि शायद खुदा को यही मंजूर था। वालिद साहब के 2 बहन भाई थे, एक ताया जान और दूसरी फप्पो साइमा। जब कन्वल जिंदा मलबे से मिल गईं, वालिद उनको घर ले आए और वो उनके जेर साया परवरिश पाने लगे, जबकि हमारे दादा के बकिया कुनबे ने इंडिया में रहना पसंद किया। बरसगीर को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये खित्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ताया अब इंडिया में थे, जबकि वालिदैन हम बच्चों को लेकर अपने नए वतन पाकिस्तान आ गए। कन्वल भी हमारे साथ नए वतन आ गईं। अम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थी ताकि वालिदैन की कमी महसूस ना हो। वो हमा वक्त खामोश रहती, बहुत हसास थी, उसी वजह से अपने वालिदैन की दर्दनाक मौत का मंजर ना भला सकें। वक्त के साथ साथ कन्वल बड़ी हो गईं। मेरे वालिदैन ने मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और सिलाई के स्कूल में दाखिल करा दिया। वो बहुत अच्छी सिलाई सीख गईं। कन्वल बेहद ज़हीन थी, जो काम करते निहायत सलीक़े और खुश उसलूबी से खूबसूरत भी थीं। जो देखता, बस देखता रह जाता। यही वजह थी कि मैट्रिक पास करते हैं उनके बहुत अच्छे रिश्ते आए। वालिद साहब ने एक रिश्ता उनके लिए मुनासिब जानकर मुंतखब कर लिया। लड़के का नाम आफाक था और इंजीनियर नगमे डिप्लोमा किया था। एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था और खूबरू था। वालिद साहब ने बेटी बनाकर पाला और बेटी की तरह रुखसत किया। मकदूर भर जहीज भी दिया। शुरू में आफाक और कन्वल की जिंदगी अच्छी तरह गुजरने लगी। दोनों पर सुकून और खुश नजर आते थे, लेकिन फिर कन्वल फप्पो के शौहर परेशान दिखाई देने लगे। एक रोज वालिद साहब ने परेशानी की वजह पूछी। आफाक फूफा ने कहा, मैं कन्वल की वजह से परेशान हूँ। कुछ दिनों से इसरार कर रही है कि हम घर बदल लें, जबकि बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है। किराया कम है, कंपनी से करीब है, मुझे दफ्तर आने जाने में आसानी है। न जाने क्यों वो इसरार कर रही है कि घर बदलना है। मैं कन्वल से पूछूंगा, क्यों ऐसा चाहती है, जबकि इस मकान में कोई तकलीफ नहीं और किराया मुनासिब है। कन्वल मिलने आई। वालिद साहब ने दरियाफ्त किया, बेटी, क्यों तुम मकान बदलने का कहती हो? वहाँ क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, ताकि मैं आफाक को राजी करूं कि वो कोई दूसरा मकान किराए पर ले ले। पहले तो चुप रहीं। जब वालिद साहब ने बहुत इसरार किया तो बोली, इस घर के सामने जो मकान है, वहाँ एक लड़की खिड़की में से झांकती है। मुझे लगता है कि वो आफाक को देखती है। डरती हूँ कहीं मेरे शौहर को अपनी जानिब मुतवज्जह ना कर ले और मेरा घर बर्बाद हो जाए। वालिद साहब ने समझाया, बेटी, ये तुम कैसी बातें सोचती हो? अच्छा भला घर मिला हुआ है, किराए पर ऐसा अच्छा घर मिलना आसान बात नहीं। अपने शौहर को परेशान मत करो। गर्ज वालिद साहब ने काफी समझाया। कन्वल फप्पो इस बात में सर हिलाती रही, जैसे कि दिल से सब वसवसा निकल गया हो। अब्बू मुतमईन होकर आ गए कि अब ये अपने खावनत को परेशान करेगी और ना खुद परेशान रहेगी। उनका ख्याल गलत साबित हुआ। 10 रोज बाद आफाक रोनी सूरत बना कर आए। आगाह किया कि मकान बदलने का इसरार जारी है और अपनी जिद पर उरी हैं। अब तो खाना पीना, बोलना तर्क कर दिया है। ज्यादा वक्त खटर की मैं सामने वाले घर को देखती रहती हैं। तो मियाँ मकान बदल ही लो।
वो के किसी वाव हम का शिकार रहेंगी तो इसका कोई इलाज नहीं। आफाक ने वालिद साहब के कहने से दोसर इम्कान तलाश किया और वहां शिफ्ट हो गए, यही सोच कर के मेरी बीवी पर सुकून हो जाएगी तो जिंदगी सुकून से बसर होगी। 2 माह बमुश्किल नए मकान में रहे कि कन्वल फेफू को फिर मकान बदलने का ख्याल सताने लगा। पहले दबे लफ्जों फिर खिलिम खिला वो तकाजा करने लगे कि यहाँ मुझे सुकून नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, घर तो बदलना ही होगा। अब क्या मसला है? शौहर ने पूछा। बराबर वाले घर में जो लड़की रहती है, ऐन उस वक्त गेट पर आ जाती है जब तुम दफ्तर जाने के लिए घर से निकलते हो। वो रोज ऐसा क्यों करती है आखिर? मुझे क्या मालूम। अरे भाई, मैंने तो गौर ही नहीं किया कि जब मैं घर से निकलता हूँ कोई गेट पर आकर झांकता है या मुझे देखता है। मैं कोई ऐसा गुलफाम हूँ कि सारी दुनिया की लड़कियां अपने घर से मुझे देखने को झांकती हैं। इन्होंने बहुत समझाया। कन्वल फपो को ना समझना था और ना समझी। शौहर की जिंदगी अजीरन कर दी कि इस घर को भी बदलना होगा। वो एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में पड़ोस के इस घर में चली गईं। वहां उनको लड़की तो ना दिखाई दी। उसका बाप और भाई गेट पर मिल गए। मुझे दरअसल आप लोगों से ही बात करनी थी। आप अपनी लड़की को समझाए जब आफाक दफ्तर जाने को घर से निकलते हैं, गेट पर आकर झांकती है। ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये शिकायत आपके शौहर ने की है? लड़की के भाई ने सवाल किया। वो क्यों शिकायत करेंगे? मुझे तो लगता है कि वो आपकी लड़की से मिले हुए हैं। वो मर्द है मगर उनका किया जाएगा, बदनामी तो आपकी लड़की की होगी। कन्वल मुहतरमा ये कहकर घर को लौट आई मगर भस में चिंगारी डाल आई थी। अगले रोज जब आफाक फूफा दफ्तर जाने को घर से निकले, पड़ोस के 4 नौजवान जो इस लड़की के भाई थे, हाथों में डंडे और हाकियां थामे खड़े थे। वो आफाक की तरफ बढ़े और ललकार कर कहा कि यहाँ रहना है तो शरीफों की तरह रहना होगा। ये शरीफों का मोहल्ला है। कल तुम्हारी बीवी शिकायत लेकर आई थी कि तुम हमारे घर की तरफ ताकते हो और तुम्हारे गलत इरादे हैं। बाज आ जाओ वरना मार मार कर भर किस निकाल देंगे। बेहतर है जल्द अज जल्द बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ, कोई दोसर इम्कान तलाश कर लो। इन्होंने आगे बढ़कर 2-4 ज़रबे भी लगा दें। भौचक्का आफाक फूफा दफ्तर जाने की बजाय चोट खाकर हमारे घर आ गए। रोहान से होकर सारी रुदाद वालिद साहब के गोश गुजार करके बोले, आपने क्या नफ्सियाती मरज़ा मेरे पले बांध दी है। जो बात मेरे वहम वाओ गुमान में नहीं, कन्वल वो सच कर दिखाने की सही में लगी है। आखिर इसका क्या मतलब है? अब्बू सर पकड़कर बैठ गए और फिर गाड़ी में बिठा उनको अस्पताल ले गए ताकि जरबात के लिए दौदार वाव करा दें। इस वाकया से फूफा की ऐसी बेअज़ती मोहल्ले में हो गई कि इन्हों ने बगैर कुछ और सोचे आना फाना घर बदल लिया। जल्दी में जैसा भी मला ले लिया। मकान हुआदार ना था और किराया भी ज्यादा था लेकिन मजबूरी थी कि वहां अब मजीद रहने का हौसला ना था। एक तो पड़ोसी दुश्मन हो गए, ऊपर से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। नया मकान लेते वक्त इस अमर का खास ख्याल रखा कि पास पड़ोस में कोई मकान ना हो। मियाँ आफाक पर जो गुजरी सो गुजरी लेकिन कन्वल बीबी चंद दिन बहुत निहाल रही कि मियाँ को किसी दूसरी की जुल्फ गिरहगीर के असीर होने से बचा लाई थी। बहुत शाद थी। हमारे घर आए तो चहक रही थी। बल्ला से मकान अच्छा नहीं मगर सुकून तो है। हम सब ने सत शकर कहा। चलो अब तो उनको सुकून मिल गया, रोज रोज की कल कल से निजात मिल गई होगी। आफाक फूफा को भी चैन की बांसुरी बजाते होंगे। दफ्तर दूर पड़ता था,
किया हवा आखिर तो नई मोटर बाइक खरीद ली है। 6 माह तक कोई शिकायत मौसूल ना हुई। इस अरसे में ये दोनों मियाँ बीवी हमारे घर साथ आए। नॉर्मल हालात लगते थे। खाना वगैरह खाया और सुकून से बातें करते रहे। अम्मी अब्बू ने शक्र किया कि अब कन्वल आफाक को परेशान ना करेगी। भला क्यों करेगी? यहाँ तो कोई पास पड़ोस में ऐसी लड़की मौजूद ना थी जो उनके खूबसूरत शौहर पर बुरी नजर रखती हो। 6 माह बाद एक दिन फूफा फिर मुंह फैलाए आ गए। बोले, लगता है हमारी बीवी का वहम हमारी जान लेकर मिलेगा। अब क्या मसला हो गया? अब तो तुमने दूसरा घर भी बदल लिया और ऐसे वीराने में घर लिया है कि जहां आगे पीछे इधर उधर भी कोई मकान नहीं है। हाँ, पास पड़ोस में कोई नहीं है, लेकिन सामने मैदान के इस पार एक बड़ा अस्पताल है। तो क्या हवा अस्पताल से क्या दवाओं की बदबू आती है? बो आती है। अरे मियाँ, वो तो मैल भर दूर है। दवाओं की बो नहीं आती, लेकिन वहाँ नर्सें तो काम करती हैं। नर्सें तो हर अस्पताल में होती हैं। हमारी बेगम का कहना है कि तुम अपनी छत पर जाकर अस्पताल की नर्सों को देखते हो। ये मकान ऐसा बना हुआ है कि घटन होती है। हुआ कि आमदोरफ़त का सही इंतजाम नहीं है, रोशनदान भी नहीं है। तंग घरों में कुशादगी का एहसास कहाँ। मैं शाम को दफ्तर से आकर थोड़ी देर के लिए ताज़ा हुआ लेने छत पर चला जाता हूँ। फौरा कन्वल पीछे आ जाती हैं और कहती हैं कि सामने जो अस्पताल है, वहाँ किसी नर्स से तुम्हारी दोस्ती लगती है। उसी को देखने रोज रोज छत पर जाते हो। आप यकीन कीजिए, वहाँ से अव्वल तो कोई नजर नहीं आता। अगर नजर आ भी जाए तो ऐसे जैसे हवाई जहाज से कोई जमीन को देखे तो छोटे छोटे मकानात गड़ियों के घरों की तरह दिखाई दें। इंसानी चेहरे तो दूर बैन से ही शायद नजर आ जाएं तो बात है। इंसानी आंखें कुछ नहीं देख सकती। भला मैं कोई जिन हूं या कि खलाई मखलूक जो इतनी दूर से किसी नरस को इशारे करने छत पर जाता हूं। अम्मी ने तसल्ली दी कि हौसला रखो, हम खुद तुमको कोई अच्छा सा कुशादा घर तलाश किए देते हैं, तब तक तुम हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ। ये वैसे ही खाली पड़ा है, किराए की जहमत से बचे रहोगे और कन्वल यहाँ दम ना मार सकेगी। तुम्हें जिच नहीं होना पड़ेगा। आफाक फूफा हमारे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। कन्वल निहाल के फिर से मैके का करब हासिल हो गया। पकाने से भी जान छड़ा ली। जो पकता हमारी माँ उनको भी भिजवा दिए कि कुछ दिनों की बात है जब उनको घर मिल जाएगा। फी अलहाल तो मेहमान हैं। फिर वालिद साहब ने घर के नजदीक वो प्लॉट खरीद लिया जो कुछ अरसे से बराए फरोख्त था। आफाक से कहा कि कुछ रकम का तुम बंद वाव बसत करो, बुनियाद में डलवा देता हूँ। 2 कमरे फी अलहाल इस पर बनवा लो। घर हमसे करीब होगा तो कन्वल को भी डर रहेगा, तुमको तंग करने की जुरत ना करेगी और मकान भी बिन जाएगा। बेचारे फूफा उसी तक वाव 2 में लग गए। 2 साल बाद अल्लाह ने बेटी दे दी। घर खुशियों से भर गया। नन्हे मनों की चहकारों से आंगन खनकने लगा। हम सब खुश थे कि अब कन्वल फूफी अपनी जिंदगी में सीट हो गई हैं। उनकी छोटी बेटी 4 बरस की थी कि एक रोज मुंह बसूरती आ गई और आते ही अम्मी के गले से लगकर रोने लगें। वालिदा ने पूछा, खैर तो है बेटी? क्या हवा है? क्यों रो रही हो? कुछ बताओ तो सही। आफाक ने और शादी कर ली है। क्या कह रही हो? कहीं कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? सच कह रही हूँ। किससे की है शादी? ये तो पता नहीं, लेकिन घर से निकलते हैं तो खूब बिनसुनूर कर, सेंट लगाकर और पहले खुद को आईने में खूब अच्छी तरह देखते हैं। नए जोड़े भी इन्हीं दिनों सिलवाए हैं।
इन बातों से ये मतलब तो नहीं कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। बगैर किसी सबूत के तुम कैसे इतनी बड़ी बात कह रही हो? अम्मी ने काफी समझाया। कंवल फप्पो की अकल ने कोई तावील तस्लीम ना की, बस रोने से काम था। शाम तक रोती बिलकती रहीं। अम्मी ने बहुत कोशिश करके किसी तरह उनको घर भेजा कि जाओ, आफाक के आने का वक्त हो रहा है। बच्चे भी तुमको रोता पाकर परेशान हैं, तुम जाकर शौहर को खाना दो, जरा देर बाद में आ जाऊंगी और आफाक से पूछूंगी कि क्या किया है और क्यों किया है। फप्पो कंवल उस वक्त तो चली गई, लेकिन आफाक अंकल से वहां ना जाने क्या मुआमला हवा के रात को घर से गायब हो गईं। बच्चों ने बताया कि अम्मी ने लड़ाई की तो अब्बू ने अम्मी को मारा था। वो घर से चली गईं। आफाक भी परेशान थे कि कई दिनों से यही रट लगा रखी थी। तुमने और शादी कर ली है। मैंने कुरान शरीफ उठाकर यकीन दिलाया कि तुम्हारो हम है। मैंने किसी से शादी नहीं की। आज दफ्तर से आया तो फिर वही रट लगा दी। मुझे गुस्सा आ गया, तब 2 थप्पड़ लगाए तो घर से निकल गई कि भाई साहब के घर जा रही हूँ, अब वहीं आना। हमारे यहाँ तो नहीं आई हैं, अम्मी ने बताया। बहरहाल काफी तलाश किया। अंकल, आफाक और बच्चे अफसुर्दा वाव परेशान रहे थे। बिलाखिर दार लामान से फोन आया। पता चला वहां जा पहुंची हैं। उनको लाने गए, आने से साफ इनकार कर दिया कि ये लोग सभी मेरी जान के दर पे थे। मुझे खाने में जहर दे रहे थे, वो तो मैंने सुन लिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। बच्चों तक से मिलने से इनकार कर दिया। सबने कहा कि अभी वहां रहने दो, कुछ दिन गुजरेंगे, बच्चों की याद सताएगी, मीना कर ले आएंगे तो आप ही चली आएंगी। इस बार गए तो पता चला कि नफ्सियाती अमराज के अस्पताल में हैं, इलाज हो रहा है। वहां गए तो डॉक्टर ने मायूसी जाहिर कर दी। बहरहाल 6 माह बाद उनको पागल खाने भिजवा दिया गया और वहीं कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया। सद अफसोस कि इनकी खुशियों के फूलों पर 1947 हमजा में जो खून के छींटे उनके बचपन में पड़े, वो ऐसे जख्म उनके जहन पर लगा गए जो हरे ही रहे और नासूर बनकर उनकी जान ले गए। आज तक किसी की समझ में ना आया कि वो पागल थी या कि हम सब पागल थे, क्योंकि वो जब बातें करती थीं, इस कदर सियानेपन की करती थी कि अकल दंग रह जाती थी।